जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सभी? बताइए क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में? सब कुछ ठीक ठाक? पढ़ाई लिखाई अच्छी से चल रही है? तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो हम लोग आंसर किया था उसका सोल्यूशन कर रहे थे। तो हम लोग 5 तारीख वाली शिफ्ट का 2 शिफ्ट कंप्लीट कर लिए हैं और शिफ्ट नंबर 3 आज करेंगे कंप्लीट। ठीक है, 2 शिफ्ट मैंने करा दिया है। जो लोग देख लिए बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और जो लोग भाई यहाँ पे नए आए हैं और पहली बार हमें देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करिएगा तो आप ही के लिए बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करिएगा तभी ये जो शिफ्ट का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ आपके पास जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश की, तो उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। मिश्रधन यानी अमाउंट कितना प्राप्त होगा। सबसे पहले एक लाइन इसमें इन्होंने दे रखा है कि ये अर्धवार्षिक रूप से, जब भी अर्धवार्षिक रूप से होता है ना, तो 2 चीजें होती है। एक तो होता है जो रेट होता है अपना, जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है और टाइम दोगुना हो जाता है। रेट यहाँ पे उन्होंने 8% दे रखा है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, रेट 4% हो जाएगा। और टाइम यहाँ पे 1 ईयर दे रखा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर। अब इसको बनाने के लिए कई सारे तरीके हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं, बट मैं सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे। एक तो होता है कि सक्सेसिव निकाल लें, एक होता है रेशियो से, तो हम रेशियो से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इससे 4% का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना होता है, 1/25। अगर नहीं निकालने आता है तो ऐसे कर सकते हैं 4, और ये जो परसेंटेज हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। जब इसको काटोगे ना तो 1/25 आ जाएगा। बस यहाँ पे होता है प्रिंसिपल, यहाँ पे होता है अमाउंट। प्रिंसिपल क्या हो रहा है, 25 से 26 हो रहा है। फिर इसके बाद से दूसरे साल में या तो हम स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर 2 साल के लिए स्क्वायर कर देते हैं, 3 साल के लिए क्यूब कर देते हैं, 4 साल के लिए फोर्थ रूट कर देते हैं। हमें 2 साल का ही निकालना है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। अब यहाँ पे ये वाला प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, और इन दोनों का डिफरेंस हमें सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, बट हमें निकालना है अमाउंट। यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने कितना दे रखा है प्रिंसिपल, 90,625। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल कितना ले लेंगे, 90,625। यहाँ पे देखिए 90,625 प्रिंसिपल है, कितना का मान है, 625 का। हमें अमाउंट निकालना है, यानी 676 का मान निकालना है, तो 676 से गुणा कर देंगे। बस अब कुछ नहीं करेंगे, अब काट देंगे। देखिए कैसे काटते हैं। सबसे पहले 25 से काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा। ये 25 से काट देते हैं, 25 3 75, 15 156, 25 6 150, 6 62, 25 दूना 50, 12 25 25 125। फिर 25 से काटते हैं, 25 से कम 25, 11 112, 25 चौका 100, फिर कितना आ जाएगा, 25 25 पचे 125 आ गया। अब देखिए, अब सारे का यूनिट डिजिट देखिएगा ना तो अलग अलग है, तो हम ऐसा नहीं है कि 145 का गुणा करेंगे 676 में, बस सिर्फ हम यूनिट डिजिट देख लेंगे। क्योंकि देखिए जब 6 का 5 से गुणा करेंगे ना तो लास्ट में 0 आएगा, 6 पचे 30, और बाकी आगे आता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सारे अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ही 0 होगा। बाकी आप लोग गुणा करिएगा तो सेम इतना आ जाएगा, 98,020। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक वस्तु 1300 रुपये में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई। इसके बाद अंकित मूल्य पर 20% की छूट में बेचा गया, 30 सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें। ठीक है, देखिए जब भी परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, और ऑप्शंस भी आपका परसेंटेज में दे रखा है, तो जो ये ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, इसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको कंसीडर करेंगे तो वही आएगा, नहीं करेंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि हमें परसेंटेज में नाम वैल्यू निकालना है। और जो ये क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन सेम आ गया है, सिर्फ डाटा चेंज है। क्योंकि आप लोग मालूम होना चाहिए कि जब भी एनटीपीसी रेलवे एग्जाम लेता है, कोई भी जैसे सीजल का भी एग्जाम होता है ना, तो उसमें यही होता है कि जैसे मान लीजिए जो शिफ्ट 1 का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उससे से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तो सेम ही होते हैं, बस उसमें क्या होता है, डाटा चेंज होता है। तो ये वाला देखिएगा शिफ्ट ना, हम लोग पिछले 2 शिफ्ट से करा के आ रहे हैं, बस उसमें क्या है, डाटा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसीलिए एनालिसिस पे बैन लगाया जाता है, ताकि अगर कोई बच्चे का फर्स्ट शिफ्ट में पड़ गया तो जो सेकंड शिफ्ट वाला है वो एनालिसिस देख लेता है, तो उसको आइडिया आ जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर वो चीज़ों को इजीली कर लेगा एज ए कंपेरिजन फर्स्ट शिफ्ट वाले के लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग इसको वो तो एम पी एस पी सी पी वाले पे भी बना सकते हैं, एम पी एस पी सी पी का जो रेशियो इस पे भी बना सकते हैं। चलिए इस पे बना के दिखाता हूँ मैं। पहले लेट मैंने सी पी को 100 माना, और यहाँ पे बोला है कि 35% अधिक अंकित करता है एमपी, यानी 100 में 35 ऐड करेंगे तो एमपी कितना हो जाएगा, 135। अब इस पे 135 पे इसने 20% का छूट दिया, तो 135 पे हमने 20% का छूट निकाल दूंगा। 135 अपने आप का 100 का मान है, हमें 20% का छूट निकालना नहीं, 80 का मान निकालना है। काट देते हैं, यहाँ पे देखिए 20 पचे 100, 20 चौका 80, फिर 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, फिर 5 तिहाई
5 दूना 10 13, फिर आ गया कितना 3, 5 सते 35। ठीक है, अब 27 में 4 से गुणा करोगे ना तो 108 आ जाएगा, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108। अब देखिए, अब यहीं पर प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। 100 का चीज है, 108 में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सी बात है कि 8 का प्रॉफिट हो रहा है। निकालना है तो 8 हो गया, नीचे सीपी 100 आ गया, इंटू में 100% कर देंगे तो 100 से 100 खत्म, यानी 8% आ जाएगा इसका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया इस वाले रेशियो पर। बस इसका दूसरा मेथड भी बता दूंगा मैं, जो मैंने पिछले वाले क्लास में ऑलरेडी बताया था। आइए, जिन लोगों को अगर नहीं मालूम है दूसरा मेथड कौन सा है, तो मैं अभी उसका भी बना के दिखाता हूँ। दूसरा मेथड है वो सक्सेसिव वाली। फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है जो मैंने लिखवाया था, x प्लस वाई, अब यहाँ पे प्लस आ जाता है एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, और बराबर में इसका जो भी रिजल्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में आता है। बस यहाँ पे x का मान कितना है, 35% अधिक अंकित करता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ x का मान 35 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो 20 यहाँ पे आ जाएगा। अगर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, यहाँ पे माइनस कर देंगे। 35 का में 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 700, बट्टे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब यही निकाल देंगे इसका। देखिए, इसको काटाकुटी कर लेते हैं, 00 से 00 खत्म। यहाँ पे 35 में से -20 -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 35 में से हमको 27 घटाना है, आ जाएगा यहाँ पे 8%, यानी 8% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पे चीजें माइनस में होती है यानी लॉस होता, यहाँ पे प्लस में है तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। जो एग्जाम में आप लोगों का अप्रोच सबसे कम समय में क्लिक हो उस टाइम वही यूज करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 व्यक्तियों की आयु इतना इतना दे रखा है, तो दी गई है, तो वर्ष में औसत आयु ज्ञात करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या कहते हैं, जितने सारे नंबर है इसको ऐड कर देते हैं, फिर ये एक एक संख्या को ऐड करते हैं कि ये कितना है और उससे जोड़ के डिवाइड कर देते हैं। हम भी वैसे करते हैं। देखिए, पहले क्या है यहाँ पे 20 30 50, 50 में 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा 85, 85 में 40 जोड़ देंगे तो पहले 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100, फिर 125, 125 में 45 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 170, यानी टोटल कितना हो रहा है ऐड करने के बाद 170। ये संख्या कितना है 1 2 3 4 5, यानी डिवाइड बाई 5 कर देंगे। अब देखो 5 से डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं करते, इसके 2 गुना करके एक अंक के बाद से पॉइंट लगा देते हैं, यानी 170 का 2 गुना कितना होगा 340, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे यानी 34 आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर डी। तो इजी सवाल था, इसमें कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य का 10 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत निकाले। बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग ये पढ़ोगे ना तो लैंग्वेज का मेन खेल है, क्योंकि बहुत सारे हैं जो पहली बार में क्लिक नहीं कर पाएंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर एग्जाम में चीजें समझ में नहीं आ जाता तो स्किप कर दिया जाता है, क्योंकि पता चले कि हम एक ही क्वेश्चन को इतना बार पढ़ ले रहे हैं कि हमारा पहले ही दिमाग खराब हो, तो ताकि नेक्स्ट वाले जो भी सवाल आएगा ना आप बढ़िया से कर नहीं पाओगे। तो अच्छे से समझना, मैं एक बार में बताता हूँ। जैसे मान लो ये सीपी है हमारा, सीपी पे हम लोग क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो अगर हम लोग सीपी पे अगर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या आता है एसपी आता है, सेम है। लेट हमने क्या बोला, एसपी को मैंने 100 माना, तो इसमें बोला है क्या, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, यानी प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। ये प्रारंभिक मूल्य 100 है तो इसका हम लोग 2 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 200 आ जाएगा, सीधी सी बात है। फिर आगे इन्होंने क्या बोल रखा है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य का 10 गुना है। जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना प्रारंभिक मूल्य का 10 गुना हो रहा है, यानी जो इस पे हमारी प्रॉफिट हो रही है, पहले प्रॉफिट पी है इसका 10 गुना हो जा रही है, यानी टीएनपी हो रही है। बस अब कुछ नहीं है, इतना निकाल दिए तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी और 10p का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 9p, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100, यानी हम ये कह सकते हैं कि 9p बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी 100 बराबर 9p। दोनों तो सेम है, 9p बराबर 100 या 100 बराबर 9p, तो यहाँ पे 100 है, 100 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 9p लिख सकते हैं। बस अब हमें सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए सबसे क्या करेंगे 9p में से p माइनस करेंगे तो सीपी आ जाएगा। तो देखिए 9p में से p माइनस करेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा 8p। बस अब इसी पे प्रॉफिट निकाल लेंगे। 8p पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, p का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 8p पे, इंटू में 100, क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा है ना कि लाभ प्रतिशत निकाले, वो भी प्रारंभिक इनिशियल ये वाली। ठीक है, तो 8p यानी p से p खत्म, 100/8 होता है 12.5%। 12.5% कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़िया सवाल था, बस आप इसको फॉर्मेट मालूम हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लेट मान के बनाते हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि जब ये फॉर्मेट आप लोगों को मालूम होगा तो बहुत ईजी है, इस पे कोई भी सवाल आएगा तो आप लोग अच्छे तरह से डील कर लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगता है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इन्होंने दे रखा है। तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा के दिशा में इतना किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा।
टाइम पूछ रखा है। सबसे पहले 2-3 चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए बेसिक चीजें इसका। अब वो बेसिक चीजें क्या है आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहले इसको मिटाते हैं। बेसिक चीज ये होता है कि आप लोगों को एक चीज मालूम होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने डाउन स्ट्रीम लिखा, डाउन स्ट्रीम होता है एक अप स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम होता है जो धारा के दिशा में होता है, यानी जैसे मान लीजिए कि धारा की दिशा में कैसे, ये नाव है और ये पानी है, दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, यानी डाउन, वो होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम होता है जो धारा के विपरीत दिशा में होता है, इधर से नाव आ रही है, इधर से पानी आ रहा है, ठीक है, तो ये विपरीत दिशा में हो जाता है। तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू क्या होता है, हम लोग नाव को x मानते हैं और धारा को y मानते हैं, तो x प्लस वाई हो जाता है। अप स्ट्रीम में माइनस हो जाता है x माइनस वाई। अगर यही इन लोगों का वैल्यू निकालना, जैसे मान लीजिए स्पेशल हमें किसका मान निकालना है, जैसे नाव का मान निकालना था, x का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, d प्लस यू बाई टू कर देते हैं, d प्लस यू बाई टू, और वहीं धारा का निकालते हैं तो d माइनस यू बाई टू करके निकाल लेते हैं। ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नाव जो धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, यानी क्या अप स्ट्रीम में जा रही है, यानी माइनस होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना दे रखा है, 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगता है। 1 किलोमीटर में है तो इसको हम मिनट में दे दिया तो इसको घंटे में बदलेंगे। घंटे में बदलने के लिए नीचे क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, तो इस 60 को मैं वहां ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 60। अब एक और चीज इसमें है कि यहाँ से जब भी पॉइंट हटेगा तो बट्टे में 10 आ जाता है, यानी 0 आ जाता है। इसको अब काट देते हैं, 51 से काट दीजिए 2 बार में, और इस 10 को काट दीजिए 6 बार में, यानी 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा अप स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, अब आगे इसमें इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है दिख रहा है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे धारा की चाल का अनुपात, नाव की चाल का अनुपात और धारा की चाल का अनुपात 7:6 दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे x अपॉन वाई का चाल दे रखे हैं 7, और रेशियो में है तो इसका कुछ कोफिशिएंट मान लेते हैं, जैसे k मान लेते हैं 7 के अपॉन 6 के। यहाँ पे देखिए जब भी हमें अप स्ट्रीम निकालना होता है तो क्या x माइनस वाई करते हैं, और डाउन स्ट्रीम निकालना होता है तो x प्लस वाई करते हैं। तो अप स्ट्रीम का वैल्यू इन्होंने 12 दे रखा है। ठीक है, हमें डाउन स्ट्रीम निकालना है, यानी हमें क्या डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई, तो यानी कितना हो गया x प्लस वाई 7 6 13, x प्लस वाई यानी 13 के, ये हो गया 13 के, यानी डाउन स्ट्रीम का निकालते हैं। अब अप स्ट्रीम निकालते हैं तो क्या x माइनस वाई निकालेंगे, 7 के में से 6 के माइनस करेंगे यानी k। ठीक है, अप स्ट्रीम का वैल्यू दे रखा है, यानी k का वैल्यू कितना दे रखा है 12, तो यहीं पर रख देंगे। अगर 13 का निकालना हो तो 13 × 12, ये कितना हो जाएगा, 12 3 36 का 6 3, और 12 3 15, 156 किलोमीटर ये हो जाएगा, और ये 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे निकाल देते हैं। आगे क्या कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर, 17.7 किलोमीटर विपरीत दिशा में क्या अप स्ट्रीम कितना है मान इसका 12, फिर प्लस डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है 66.3, 66.3 जाने में कितना हो रहा है डाउन स्ट्रीम 156, क्योंकि अभी मैंने निकाला है इसका 156 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अप स्ट्रीम जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जा रहा है 156 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, काटा कुटी करके निकाल देंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग काटते हैं 13 से, 13 एकम 13, 13 दूना 26, फिर अगर 13 से काटते हैं 13 5 65, और यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, 13 एकम 13। चलिए नीचे यहाँ पे एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ पे 17.7 प्लस में कितना 5.1। अब इसको एड ऑन कर देंगे, एड ऑन करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 17 और 5 22, बट्टे में 12। अब इसको 12 से डिवाइड करते हैं, 12 एकम 12 कितना 10, 108, यानी 12 9 108, यानी 1.9 घंटे लगेंगे इन लोगों को का आने और जाने में, कितना 1.9 घंटे लगेंगे। आगे ऑप्शन, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन था ज़्यादा और कुछ था नहीं, बस आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगा तो बना लोगे, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव था। और हमेशा जो नाव और धारा का क्वेश्चन होता है ना कैलकुलेटिव होता है, उसमें कुछ होता नहीं है, बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोग बना लोगे, बस कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए सेम वैसे ही सवाल है जो पिछले शिफ्ट में ऑलरेडी 2 शिफ्ट में रिपीट हो रहा है ना, सेम उसी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है ए बी सी डी के समांतर है। चलिए समांतर बना लेते हैं, ए बी जो है सी डी के समांतर है, ये हो गया अपना, ऐसे डायरेक्ट बनाते हैं, ये हो गया ए बी और ये सी डी के समांतर है। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर इनका नामकरण कर दे रहे हैं ए बी, और ये हो गया सी डी के समांतर है। आगे कह रहा है क्या, पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पे काटते हैं। कोई पी क्यू एक लाइन है, ये पी क्यू एक लाइन है, ये हो गया पी और एक क्यू, जो कट कह रहा है क्या ई और एफ पे काट रहे हैं इन लोगों को। आगे आगे लाइन पढ़ते हैं क्या आगे वाला कह रहा है क्या। आगे अगर हम देखें यहाँ पे देखिए, तथा एंगल पी बी 59 डिग्री है। एंगल पी बी कितना है, देखिए पी ई बी 59 डिग्री है। ये जो अपना है ना पी ई बी 59 डिग्री है। चलिए लिख दिया मैंने। फिर कह रहा है जी, कोई एक पॉइंट जी है,
ए और सी डी के बीच इस प्रकार ए बी और सी डी के बीच में है, ए बी और सी डी के बीच में यहाँ एक जी है कोई पॉइंट, ठीक है। एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल बीईजी 50 है। एंगल बीईजी कितना है? 50 है। चलिए एंगल बीईजी यानी ये वाली मान बीईजी कितना है? 50 डिग्री है। बस अब निकाल देते हैं। और दूसरा यहाँ पे कितना दे रखा है? एंगल जी एफ ई 33 डिग्री है। एंगल जी एफ ई कितना डिग्री है? जी एफ ई ये वाली एंगल 33 डिग्री है। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है एंगल ई जी एफ कितनी है, ई जी एफ फाइंड करनी है। चलिए ई जी एफ फाइंड करके दिखाते हैं। ई जी एफ यानी ये वाली वैल्यू निकालना है हमें। एक्स मान लेते हैं, एक्स इसका निकालना है। इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जब भी देखिए ये F50 है और ये वाला, ये दोनों का एंगल इसके एंगल के बराबर में होता है। यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये हो गया आप लोगों का, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये अगर मान लीजिए ये एंगल x है और ये एंगल x है, तो ये दोनों का योग इसके बराबर में होता है, यानी 2x के बराबर में हो जाएगा। ये दोनों का x जो बाहर वाला एंगल होता है ना, अंदर वाले एक के बराबर में हो जाता है। बस इसी एंगल पे हम लोग इसको वैल्यू बस रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है? 50। यहाँ पे निकालना है। ऊपर वाला में कितना दे रखा है? 59। ठीक है, ऊपर वाला क्या है? ये संगत कोण के बराबर, ये संगत कोण बराबर होता है। ये 59 है, यहाँ पे 33 है, तो ये कितना हो जाएगा? बस इसको माइनस कर देंगे 6 और ये कितना हो जाएगा? 2 यानी 26 डिग्री। अब देखिए ये दोनों एंगल 59 डिग्री का हो गया, ये भी 59 डिग्री का हो गया, बराबर हो गया। अब ये 50 और ये 26 ऐड हो जाएगा, 50-26 ऐड करिएगा तो इक्वल टू में 76 डिग्री आ जाएगा। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के भी बना सकते हैं। अगर ये चीजें समझ में नहीं आया कि नहीं ये तो समझ में नहीं आया और ये आपको जैसे मान लीजिए याद नहीं है, तो ऐसे क्या करेंगे कि जब भी ये सीधी रेखा है ना, ये सीधी रेखा पर 180 की एंगल बनता है, तो यहाँ पे 59 और एक 50 है, ठीक है। तो 180 में से दोनों का ऐड कर देंगे, 109 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये 71 हो जाएगा, ये 71 हो गया, ये 33 हो गया। दोनों को ऐड करके, क्योंकि ये एंगल ये क्या है? ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये देखिए ये ट्रायंगल बन जाता है। तो ये 71 और ये 30, 71 प्लस 33 और प्लस में x ऐड करके कितना होना चाहिए? 180। तीनों कोणों का मान 180 होना चाहिए, तो इसको ऐड कर दो। ये हो गया 4, ये कितना हो गया? ये 8। इसको माइनस कर दो किसमें जाके? 180 में से। 180 में से ये माइनस करोगे तो x का मान आ जाएगा 76। तो ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों तरीका से मान वहीं आएगा। बट मैं बताऊंगा कि सबसे वाला जो पहले वाला तरीका था वो बेस्ट था। जो आप लोग के एग्जाम में आ जाए ना, जो दिमाग में पहले क्लिक कर जाए, वहीं आप यूज करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है? x - 1/x इक्वल टू इतना है, तो फाइंड द वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकालना है, x³ - 1/x³। चलिए इसको तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। ये फॉर्मूला होता है क्या? n³ + 3n। n का वैल्यू कितना है? 10 का क्यू कितना होता है? 1 खिंच जाए, और 3 × 10 ये कितना होगा? 1030। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 7 से विभाज्य है? बस कुछ करना ही नहीं है, बस खाली ऑप्शन मिला लेना है कि 7 से कौन कट रहा है। जैसे 7 × 9 = 63 और फिर कितना आता है? 5। 57 तो कटेगा नहीं, खत्म। यहाँ पे 7 × 7 फिर आ गया 17, 7 दूना 14, 3, 7 × 5 = 35, ये कट सकता है। ये देखो 7 × 7 1 आ गया, 7 दूना 14 फिर 6, 64 तो कटेगा ही नहीं, 7 × 7 फिर 17 तो कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि क्यूब रूट दे रखा है इतना और फोर्थ रूट इतना दे रखा है, इसका मान निकालना है। आप लोगों को क्यूब रूट मालूम है? चलो यहाँ से मैं लिखवा देता हूँ कुछ क्यूब रूट जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। क्यूब रूट कम से कम 20 तक तो याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ। जैसे मान लिया 10 का कितना होता है? 1000। 11 का कितना होता है? 1331। 12 का कितना होता है? 1728। 13 का कितना होता है? 2197। फिर 14 का कितना होता है? 2744। फिर 15 का कितना होता है? 3375। 16 का कितना होता है? 4096। 17 का कितना होता है? 4913। 18 का कितना होता है? 5832। फिर 19 का कितना होता है? 6859। फिर 20 का कितना होता है? ये हो गया आपका 8000। 21 का कितना होता है? 9261। 22 का कितना होता है? शायद 10648 यही होता है, ठीक है। कम से कम आपको 20, 22, 25 तक याद होना चाहिए। जो जितना मेरे को मालूम था मैं आप लोगों को बता दिया। अगर नहीं मालूम होगा तो आप लोग लिख लेना पन्ना पर, इसको याद करना, क्योंकि डायरेक्ट अगर याद नहीं होगा ना, अब जैसे 1331 आप लोगों को मालूम ही नहीं होगा तो इसको निकालने में बहुत टाइम लगता है। अगर याद रहे कि डायरेक्ट ये कितना 11 का है, जैसे 11 का है 1331, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे 11 का है, और इसका फोर्थ रूट है कितना? फोर्थ रूट इसका 10 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे शायद हमें लग रहा है कि मिसिंग है, एक जीरो और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही हजार है ना, यहाँ पे 4 रूट, यहाँ पे मिसिंग है, एक जीरो और
क्योंकि ये जो है ना टाइपिस्ट की गलती है, यहाँ पे 10 जरूरी थी, ठीक है, एक और जीरो वहाँ पर होना था। चलिए, और फिर यहाँ पे कितना है, 5/33 गुणे में 30 है। चलिए अब इसको डायरेक्ट कर देते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं। देखिए 5 से ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा 11×33, फिर यहाँ पर 3 से कटोगे कितना 10 बार में, फिर ये 2 कट जाएगा 5 बार में, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कुछ नहीं था, बस आप लोगों को इसका वैल्यू मालूम होना चाहिए था, निकाल लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी 7800 लीटर की एक टंकी को क्रम से 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। सेम क्वेश्चन था, पीछे भी कराया था, सेम वही दे दिया था। देखो कैसे हो, जैसे मान लीजिए कि हमने इसका पहले 12 घंटे है 10 घंटे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12×5 = 60, 10×6 = 60, यानी समझो इसका एफिशिएंसी कितना है 5, इसका एफिशिएंसी कितना, 2 पाइप है, जैसे मान लो पाइप 1 पाइप 2, पाइप 1 का एफिशिएंसी कितना है 5, पाइप 2 का एफिशिएंसी है 6। अगर उसको 60 यूनिट काम करना है, दोनों लोगों को मिला के कितना देर लगेगा, तो 6/11 घंटा, यानी 60 यूनिट काम करने के लिए 11 घंटा लगेगा। इतना देर में वो लोग काम करेंगे। बट लेकिन ये कह रहा है कि 7800 लीटर फिल करने में इनको इतना लग रहा है, यानी 7800 लीटर जो फिल कर रहे हैं ये लोग, इनको फिल करने में कितना लग रहा है टाइम, 60/11। हमें निकालना किसका है, 8800 लीटर का निकालना है, तो बस निकाल देंगे यहाँ पे 8800 लीटर का। 60/11, ये 7800 आके नीचे गुणा में हो जाता है, और फिर मल्टीप्लाई में निकाल देंगे 8800। बस अब कुछ नहीं करेंगे, इसको काटा कुटी कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, अगर काटना है तो 11 से काट देंगे, 8 बार में कट जाएगा। और इसको अगर 6 से काटते हैं तो 10 हो जाएगा, इसको 6 से काटते हैं तो 13×6 = 78, ठीक है। नीचे तो 13 आएगा, सब में 13 है। ऊपर देखते हैं 10 और 8 कितना 80, 80/13 हावर लाएंगे। 80/13 हावर कहाँ है, 80/13 हावर, ऑप्शन नंबर बी। तो इजी सवाल था, बस समझना था कि इतना काम करने में इतना लग रहा है तो इतना करने में कितना घंटा लगेगा, ठीक है। इसमें इससे रिलेटेड ऑलरेडी पीछे वाला शिफ्ट में मैंने करा रखा था, इसलिए इसमें भी सेम वही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा सवाल था। किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र की लंबाई से जीवा की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, दशमलव में निकालना है, क्योंकि दशमलव में ही सारे वैल्यू दे रखा है। चलिए सबसे पहले एक मैं वृत्त बनाता हूँ, यहाँ पे वृत्त देख लेते हैं, ये है। चलिए वृत्त हो गया। अब यहाँ पे एक कोट्स खींचते हैं जीवा, ठीक है। यहाँ पे इसकी लंबाई 12 दे रखा है, जीवा की लंबाई दे रखा है। यहाँ पे कोई सेंटर ओ है। अब कह रहा सेंटर से इसकी दूरी कितना है 5 है। जब भी अगर सेंटर से कोई अगर परपेंडिकुलर आता है ना लंबवत दूरी, तो ये दोनों बराबर हिस्से में बढ़ जाते हैं। इसकी लंबाई 12 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। और हमें पूछा है क्या, इसका ये हमें आर निकालना, फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो वृत्त की त्रिज्या ये निकालना है। जब हमें ये निकालना होता है ना आर का वैल्यू, कुछ नहीं करते हैं सीधे, क्योंकि ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे आर अगर निकालना हो तो अंडर इन दोनों को 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट में 61। अगर हम देखें, मान लीजिए इसको अगर हम निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 64 होता है तो स्क्वायर रूट 8 आएगा, ठीक है। लेकिन ये छोटा है, यानी जो भी आंसर होगा ना 8 से छोटा होगा, तो 8 से पहले तो ये दोनों बड़ा है, 10 है और ये 9 है, यानी ए और कितना डी खत्म हो गया, बचा कितना बी और अपना सी। अगर देखो बी कितना है 7.81 और ये कितना है 6। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये 6 अगर मान लो इसको हम 7 कंसीडर करते हैं तो इसका कितना होगा 89 होगा, बट हमें कितना 61 तक जाना है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि सी तो होगा नहीं, क्योंकि इसको अगर हम 7 कंसीडर करते हैं तो 89 होगा, बट हमें रूट 61 निकालना है, यानी 7.81 के करीब में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सबसे बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये बहुत ईजी सवाल होता है, बस इसको थोड़ा एज्यूम करके बनाना होता है कि कैसे बनाए। जैसे मान लीजिए कि इसको हम एक पहला का बता देता हूँ, जैसे 26/90 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कुछ नहीं करूंगा। जैसे लेट मैंने यहाँ पर 0 ले रहा हूँ, यानी पॉइंट से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट से, क्योंकि ये ऊपर वाला वैल्यू छोटा है, तो हमें 260 तक जाना है। तो अगर मान लीजिए हमें अगर दो से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी 180 होगा, और 3 से गुणा करेंगे कितना 9 3 27, यानी 270 होगा, या 260 है, यानी 3 से कम होगा, 3 से कम होगा, यानी करीब 2 के करीब होगा, 28 के करीब होगा, यानी इसका वैल्यू 0.28 हो जाएगा। अगर इसका निकालते हैं 40/70, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो 400 हो गया, तो 0 पॉइंट, अब ये जाना है हमें 400 करीब में, तो 7×5 = 35, 7×6 = 42, यानी 0.6 से कम होगा, यानी 5 से ज्यादा होगा, यानी लेट मैंने 0.5 मान लेता हूँ, ये 0.28 हो गया। यहाँ पे कितना आया था 0.28 और यहाँ पे 0.5। आगे देखते हैं। अब जैसे ये 50 और 59 को मानता हूँ मैं, 50 और 59,
मैं ऐसा करता हूँ कि नीचे 59 इसको हम एज्यूम करते हैं 60 हो जाता है, ऊपर 50 से नीचे 60 हो जाता है। चलो ये 0 पॉइंट यहाँ पे मान लो 500 है, तो 7 छक्के 42 होता है, ठीक है, यानी 7 बार में 420 जाएगा, और 8 बार में कितना जाएगा, तो 8 सत्ते 56 500, यानी 7 बार में जाएगा, यानी 0.7 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 0.7 12 कर लो जो था, 0.7 मान लो ऑन एन एवरेज 0.7 पे जा रहा है। अब ये कितना 41 और 64, अगर 41 और 64 करता हूँ मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, जैसे मान लो कि इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ, चलो ये कितना है 40 है और इसको मैं 60 कर लेता हूँ, 60 और 40 से जाना है हमें, चलो 0 पॉइंट कर लेता हूँ, अगर कितना 400 करीब में जाता हूँ तो 6 36 360, यानी कितना ये 6 से थोड़ा सा बढ़ा जाएगा बस। तो हमें पूछा क्या है, ये मान लो 0.6 आएगा, ये 0.7 0.28 0.5 पूछा, इनमें कौन सा बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही तो है 0.7, ये बड़ा है, मैंने जूम करके बना दिया। ठीक है, मैंने एक और ट्रिक जो निंजा ट्रिक होता है ना एग्जाम में कैसे यूज करता है वो भी बताऊंगा, बट लेकिन इसका आंसर शायद ना आरआरबी वाले ने 26/90 दिया था, तो बच्चे ने क्लेम कर दिया था ये होगा 50/59। अगर इसका निंजा टेक्निक बनाता हूँ ना, ये कैसे बनाना है देखो, उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं करो, जैसे जितना अगर देखो इन दोनों का गैपिंग अगर देखो ना, अगर ऐसे तुक्का मारने का तरीका मैं बताता हूँ, इन दोनों का देखो जितना ज्यादा गैपिंग होगा ना वो जितना छोटे होंगे, और जितना कम गैपिंग होगा वो बड़ा होगा। देखो इन दोनों का गैपिंग देखो कितना बड़ा है, समझ रहे हो, यहाँ पे 4 और कितना 60 4 64 का गैपिंग है इसमें, यहाँ पे देखो 30 का गैपिंग है, यहाँ पे देखो तो कितना है 9 और कितना 16 9 25 का गैपिंग है अगर देखो तो। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आपका, मान लो कि 14 14 और 9 25 का गैपिंग नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 2 23 का गैपिंग है, और यहाँ पे 9 का गैपिंग है। तो जिसका गैपिंग कम होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। देखो इसका गैपिंग कितना 9 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इतना जो है ना पॉइंट पॉइंट में खेल रहा था, वो खेलने की भी जरूरत नहीं है, बस ये निंजा एक टेक्निक होता है, यहाँ पे लगाओ सीधे से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण मूलों का योगफल और गुणनफल क्रम से इतना है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। आप लोग पढ़े होंगे जो एक होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस ये सम ऑफ अल्फा और बीटा का पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का सम होता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसका प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा निकालते हैं और इक्वल टू में क्या आ जाता है 0 आ जाता है, बस खाली वैल्यू वहां पर रख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये प्लस है यानी 2 गो तो खत्म हो गया, बचा ये 2 वाले। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट इन्होंने दे रखा है कितना, ऑलरेडी दे रखा है 4 माइनस इसका इन्होंने सम दे रखा है 4 माइनस 3√2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे -28 है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 28 = 0। कहाँ है माइनस, ये प्लस है तो माइनस है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कुछ था नहीं, बस आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जब ये निकालते हैं तो ये दो अल्फा और बीटा का सम होता है और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हो गया इक्वल टू में 0 आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में किस ब्याज दर से अपने आप का स्वयं 2 गुना हो जाएगी। लेट मैंने मान लीजिए 100 है, 100 से 2 गुना होगी यानी 200 होगी, ब्याज कितना मिला हमें 100। अब यही पूछा है कि किस मतलब रेट कितना रेट लगेगा इसका, तो कितने साल में हो रहा है 5 साल में हो रहा है, काट दो 5 से यानी 20%, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में कह रहा है कि एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त इतना अंक है, तो अंकों का परिसर निकालना है। परिसर निकालना है, जब भी अगर रेंज निकालना हो ना, रेंज होता है क्या, हमेशा हाईएस्ट में से लोएस्ट घटा देते हैं तो रेंज आ जाता है, हाईएस्ट में से लोएस्ट घटा देते हैं। देखिए इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 45 67 80 56 72, यानी 80 सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पे 80 आ जाएगा, और लोएस्ट क्या है 67 56 यानी 45 लोएस्ट है, बस इसको कर दो, 80 में से 45 माइनस करो 35 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कुछ था नहीं, बस देखते बना दोगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 2:√12 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। जैसे मान लीजिए ये क्या है ऊर्ध्वाधर रड़ है, क्या है लेंथ ऑफ वर्टिकल, जैसे ये आ गया अपना छड़ की लंबाई, उसकी छाया का अनुपात का, इसकी छाया का अनुपात का कितना बन रहा है, ये है 2 दे रखा है और ये √12 दे रखा है। √12 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 2√3, 2√3 हो गया, ये 2 हो गया। तो यही तो पूछा, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल कितना होगा। देखिए अगर इसको मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं, 2 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 1 और √3। तो 1 और √3 किसका मान होता है मालूम है, जब भी अगर 30 डिग्री का होता है ना तो सामने वाला वैल्यू 1 हो जाता है, यहाँ पर 30 डिग्री होता है तो ये सामने वाला 1 हो जाता है, और यहाँ पर 60 डिग्री हो जाता है। तो हमेशा ये वाली सामने वाला 1 होता है और 60 है तो सामने वाला √3 होता है।
तो यहाँ पर क्या है, वो सामने 1 है तो यानी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। कुछ था नहीं, आप लोग डायरेक्ट बना सकते हो। अगर यहाँ पे 2 था और √12 का हम लोग वो निकालते हैं रेशियो, तो कितना होता है 2√3। अगर इसका ये लेते हैं तो ये हो जाता है 1√3। ठीक है, 1√3। तो सबसे पहले इनका वो बनता है, ट्रायंगल बना लो, सीधी सी बात है। ऐसे ये हो गया 1, ये हो गया √3, ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का। यहीं अगर 60 का निकालना हो कुछ नहीं होता है, यहाँ अगर 60 डिग्री का निकालना हो तो सामने होता है √3 और नीचे होता है 1, यहाँ पर 2 हो जाता है। और 45 डिग्री का निकालना हो तो देखो 45 डिग्री का निकालना हो तो सामने होता है 1 1 और यहाँ पे हो जाता है 2√2। ठीक है, 1 1 √2 होता है। ठीक है, 1 1 √2 ये हो गया। यहाँ पे मतलब आप ये वाला 45 डिग्री का होता है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 756 वोट से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताएं। लेट मैंने मान लो कि कुल मत कितना है 100 है। ठीक है, इसमें कह रहा है एक उम्मीदवार को कितना मिला 48%, एक उम्मीदवार को 48 मिला है तो दूसरा कितना मिलेगा 52%। बस अब क्या है, हार रहा है, यानी कितने परसेंट वोटों से। अगर मान लो ये 4% वोटों से आ रहा है तो ये क्या, एक तो 4% वोटों से जीत रहा है, दूसरा अगर 4% वोट से आ रहा है तो ये जो पहला वाला होगा 4% से जीत रहा है। तो यही इन लोगों का डिफरेंस, यानी 4% का वैल्यू कितना दे रखा है 756। निकालना क्या है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो बस इसको हम कट नहीं करेंगे, ये देखो 4 का कितना गुना है 25 गुना है, तो इसका भी 25 गुना निकाल देंगे। करो 25 छक्के 150 के 0 हाथ में 15, 25 25 125 15 140 हाथ में 14, 25 सत्ते कितना होता है 175 और 14 180 है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी सवाल में कुछ दम नहीं था, इजी सवाल था। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात इतना है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 15-12 था, तो हरे और गुलाबी का टोकन का अनुपात निकालना है। गुलाबी गुलाबी क्या होता है, अच्छा पिंक, फेवरेट कलर है ना आप लोगों का, वही पिंक दे रखा है। ठीक है, चलो किसका किसका फेवरेट कलर है बता देना कमेंट में। पहले क्या है, रेड है। ठीक है, यहाँ पर दिखा है लाल को हमने रेड मान लिया, हरे को ग्रीन मान लिया। ठीक है, तो R/G कितना दे रखा है यहाँ पे 7/20। आगे क्या दे रखा है इन्होंने, जबकि गुलाबी और लाल का अनुपात 15 और 12 है। गुलाबी और लाल यानी रेड, गुलाबी माने क्या होता है पिंक, इसका रेशियो कितना दे रखा है, पहले क्या है गुलाबी यानी 15 है, उसके बाद 12। बस अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने के लिए क्या, बगल से बगल वाले को जो खाली होता है बगल वाले से भर देते हैं। यहाँ पे 12 से पूछा कि इसका रेशियो है पहले गुलाबी यानी हरे और गुलाबी, यानी पहले ग्रीन आएगा, तो ग्रीन का करते हैं तो कितना 12 दूनी 24 240 और इसका 15 सत्ते 105, यही निकाल देते हैं 240 और 105 का पूछा है, क्योंकि हरे और पिंक का निकालना है यानी ग्रीन और पिंक। तो अगर मान लो 5 से काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, 5 चूका 20 5 8 40, 5 से काट दो इसको। अगर इसको 5 से काटते हैं तो कितना आएगा, 5 दूना 10 ये 21 बार में। फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3 1 3 6 18 3 सत्ते 21 यानी 16/7। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो इजी था, बाकी पिंक वाले सवाल थे तो आप लोग बना ही लेंगे, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में लग रहा है क्या बनाने की जरूरत है, नहीं है ना, क्योंकि जब मैंने 18 तक तो बना दिया, इसके आगे भी बनाना है तो एक क्वेश्चन तो आप लोग बना ही सकते हैं, इतना तो कष्ट उठा ही सकते हैं भाई। जब मैं इतना आप लोगों के लिए बता रहा हूँ तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। सारे लोग बनाइएगा बढ़िया से और सारे लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जानते हैं क्या करते हैं, स्टार्टिंग में देखते हैं अरे नए नए मास्टर हैं क्या पढ़ा रहे हैं, बस देखने आते हैं, पहले देखेंगे कि ठीक है, देखने आते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं क्या नहीं। ठीक है भाई, अगर कुछ चीज़ें सीखने को मिलता है तो पूरी चीज़ें देखा करो, कि ताकि अगर कुछ चीज़ें समझ, अच्छी बात है कि आपको चीज़ें आती है, अच्छी आती है तो और बेटर हो जाएगी, 1-2 बार में और आपका रिवाइज हो जाएगा अगर जानोगे तो। अगर नहीं आती है तो कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं महारथी आदमी हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, कुछ चीज़ें आता है जो मेरे को भी नहीं आता है। ठीक है, बट लेकिन जो चीज़ें आपको आता है तो उसको बनाओ करो। जैसे मान लो कि मैंने जो भी आंसर देता हूँ तो ऐसा नहीं कि आप लोग नकली हो, कमेंट में लिखो, ताकि उससे लगे कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, ताकि सामने वाले का भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग आपको दिख रहे हैं, तो आप अपने अंदर से हिम्मत मान के फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हो आपके लिए। क्योंकि देखो पहले वीडियो पर लोग आते हैं तो देखते हैं कि पहले वीडियो पे इतने सारे व्यूज आते हैं, दूसरे पर डाउन हो जाते हैं, क्योंकि फिर दूसरे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और यही दिक्कत होता है कि पहले आराम से देखते हैं फिर आदमी मूव ऑन कर जाता है। तो जो भी चीज़ें आ रहा है, अगर आपके पास टाइम, अगर जैसे मान लो कि लग रहा है कि नहीं मास्टर साहब ने तो इतना देर लगा के समझाया, कुछ नहीं करो, सीधी सी बात है कि अगर भैया की बात हो अगर समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करो, 2x में लगाओ और फटाफट लगा दो। 2x में लगाओ और जब भी क्वेश्चन आए पॉज करो, फिर अपने आप से सॉल्व करो। नहीं बन रहा है तो फिर ट्राई देखो कि हाँ भैया ने कैसे बनाया है,
कि उनका सोल्यूशन क्या है और अपनी सोल्यूशन देखो कि कौन सा बेस्ट है। अगर आपकी अपना सोल्यूशन बेस्ट लग रहा है तो उसी पे अप्लाई करो, अगर लग रहा है तो उसको देखो कि कैसे बनाया गया है। तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। आलोक, गीता और सुरेश, ये देखो यहाँ पे गलती हो गया, सुरेश एक ही बार होगा, ये काट दो, ठीक है। कह रहा है कि आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रम से इतना हजार का निवेश किया। तो वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना है। तो अर्जित कुल लाभ का 31% दान में दिया जाता है और शेष को उनके निवेश के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया जाता है। तो सुरेश का हिस्सा निकाले। इसमें देखो एक लाइन पूछा है जो बहुत बढ़िया, अगर बच्चे जो पढ़ते होंगे ना, समझते होंगे ना, क्योंकि पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। बस अगर समझ में आ जाए ना तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। देखो यहाँ पे बोला क्या है, सुरेश का हिस्सा कितना होगा। किसका हिस्सा पूछा है, सुरेश का। अब यहाँ पे देखो सुरेश का दे रखा है कितना, आलोक, गीता, सुरेश का दे रखा है 69,000। अब देखो मैंने मान लो कि इसका रेशियो ले लेता हूँ क्योंकि सारे कट जाएंगे, ये 3 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ क्या होता है, आलोक रेशियो गीता रेशियो सुरेश। आलोक का आ गया कितना 56, ये आ गया 52, ये हो गया 69। अब देखो 69 किससे किससे बन के बना है, ये या तो 3 या तो 23, क्योंकि 23 से 69 होता है। जो भी आंसर होगा ना भाई वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, नहीं तो 23 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। 3 का मल्टीपल कैसे होगा, ये देखो 6 3 9, अब क्या 2 1 3, ये 3 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखो 6 3 9 9 2 11, 3 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि अंकों का योग 3 से होना चाहिए जो 3 से कटे। अब देखो 5 5 10 2 12 1 13, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखो 7 2 9 और 7 2 9, यानी ये भी कटेगा। यानी 2 ऑप्शन तो हम लोग 3 से निपटा दिए। बचा क्या हमारे पास, दो ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं, चलो भाई 23 का देख लेते हैं। अब बोलोगे कि मास्टर जी यार 23 का पढ़ा थोड़ी नहीं याद, भाई करना पड़ता है याद, क्योंकि जो भी प्राइम फैक्टर होता है ना उनको पढ़ा याद होना चाहिए। आप जैसे 23 का याद होना चाहिए, जैसे मान लो आपको 31 का पढ़ा याद होना चाहिए, 37 का पढ़ा याद होना चाहिए। 3 4 बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। देखो 23 का पढ़ा, जैसे हम पहले चलो डी में देख लेते हैं। 23 9 कितना होता है, 23 9 होता है 207, ये तो कट गया। अब 27, 23 27 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी खत्म। चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कितना दे रखा है यहाँ पे 20 631, 23 9 कितना होता है 207, 23 8 होता है 184। अब ये कितना है 206, 184 में अगर मान लो 184 होगा, मैंने 86 लिख दिया, 184 होगा। 23 8 184, इसमें 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 6 22, यानी कितना 223, यहाँ पर 223। फिर अब कितना 23 9 कितना होता है 207। यहाँ पर देखिए 13 में से 7 कितना आ जाएगा 7, 13 में से 7 गया 7 6 13, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 61। अब 23 7 कितना होता है 161, यानी 23 से ये कट रहा है। तो हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा, बट क्यों करना, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बन ही जा रहा है। बट फिर भी अगर कुछ लोग लगता है कि नहीं सर जी पूरा सॉल्व करके बताइए, तो चलो बताते हैं। देखो पहले एक लाइन यहाँ पे और दे रखा है इन्होंने, ये वाली लाइन समझने की बात है कि आगे ये कह रहे हैं, ये वाली लाइन देखो, निवेश किया इतना लाभ अर्जित करते हैं, अर्जित कुल लाभ का 31% दान में दे दिया जाता है। जितना इन लोगों का लाभ हो रहा है ना, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 76 700, इसका 31% दान में दे देता है। जैसे मान लो ये हो गया 76 700, ये कलर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, चलो इससे बनाते हैं। 76 700 ये प्रॉफिट हो रहा है, यानी अपने आप का 100% का मान है, ठीक है। और इसका 31% दे दिया इन्होंने, 31% दे दिया, तो बचा कितना अपना 69%। बस यहाँ पे 2 0 2 0 खत्म, यानी प्रॉफिट इन लोगों को कितना आएगा 67 इंटू 69, ये प्रॉफिट आ गया। अब इसी का नाम मान निकाल देना है। देखो इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब भी अगर टाइम सेम होता है ना तो प्रॉफिट इक्वल टू में हो जाता है इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम सेम दे रखा है। आगे देखो इसको ऐड करते हैं, 9 2 11 और 6 17, हाथ में 1, 6 5 11 और 5 16 और 177, यानी ये जो मान है ना 676 कमा इंटू 69/177, और निकालना किसका है सुरेश का, यानी 69 का। बस यही तो मैं मल्टीप्लाई बताया था, क्योंकि देखो 7 7 14 1 15, 3 का 3 इसमें से एक काट देगा, बट ये तो 69 बचा ही रहेगा ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार 3 का मल्टीपल क्या पता नीचे वाला 3 से काट दे, काट सकता है, बट यहाँ पे 269 है, इसीलिए एक का अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका टोटल जब आप काट के मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आएगा। अगर इतना नहीं आता है करने तो करो कि गुणा कैसे किया जाता है, 20 6 से 31 आ जाएगा। ये वेरीफाई करके बताना कि हाँ सही है कि नहीं। चलो
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 17 और 6 है तथा उनके लसा और मसा का गुणनफल 102 है। मालूम है दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर में होता है। जैसे 1 इंटू 2 बराबर होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पहला दे रखा है संख्या 17x इंटू में क्या 6x, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी इसको 1 सेकंड में कैसे बनाऊंगा वो भी बताऊंगा मैं। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 102, तो 17 छक्के कितना होता है 102, एक्स स्क्वायर बराबर में 102, ये खत्म। एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1, यानी एक्स का वैल्यू डायरेक्ट 1 ही हो जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 ही आएगा। आगे इन्होंने क्या बोल रखा है, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का योगफल निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकाला तो संख्या कितना हो जाएगा हमारा 17 और 6, 17x और 6x, तो 1 से गुणा करोगे तो 17 और 6 ही आएगा। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 17 6 के 102 आ जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों का कॉमन देखो किससे कट सकता है, तो 1 से कट सकता है। इसी का व्युत्क्रम निकालना है, निकाल दो इसका व्युत्क्रम। 1/102 प्लस में 1/1, तो एलसीएम आ जाएगा 102। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस 102 यानी कितना हो जाएगा 103/102। कहाँ आ रहा है 103/102, ये हो गया पूरा बेसिक से मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर एग्जाम में रहोगे तो कैसे सोचोगे। मैंने पिछले वाला शिफ्ट में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था, शायद शिफ्ट वो पहले वाला जो शिफ्ट है ना उसमें बताया था। चलो इस वाले शिफ्ट में मैं बता के दिखाता हूँ कि इसको कैसे बनाएंगे। इतना खिचड़ी पकाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस आप लोगों को समझना है। मैंने तो ये बता दिया कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा अगर वो चीज़ें नहीं अप्लाई हो रहा है तो बना दोगे। पूछा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का इनवर्स पूछा है। ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ, इसी का व्युत्क्रम यानी 1/L प्लस 1/H। अब इसका देखो H और ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे L प्लस H होगा। ये क्या एलसीएम और एचसीएफ का आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी जो भी होगा ना एलसीएम और एचसीएफ ये कितना दे रखा है हमें 102। जो भी ऑप्शंस होगा ना उसके नीचे वाला वैल्यू या तो 102 होगा यानी 102 का फैक्टर होगा। 102 का फैक्टर यानी 102 का मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे 204 हो सकता है, यानी 102 यानी 51 भी हो सकता है। तो उसका नीचे वाला होगा वैल्यू, डायरेक्ट नीचे वाला चेक कर लेते हैं। जैसे ये 102 से कटेगा, नहीं कटेगा, खत्म। ये 105 102 से कटेगा, खत्म। 132 कटेगा, खत्म। एक ही ऑप्शन 102, ऑप्शन नंबर ए। कुछ करना ही नहीं भाई, क्यों मतलब हम फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाले। सीधी सी बात है, दिखेंगे कि व्युत्क्रम पूछा है तो नीचे उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये आएगा ही, एलसीएम और एचसीएफ का निकाल लेंगे, बस बनाने की जरूरत ही नहीं है उतना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। 22 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक गोलों के पिघलाकर उससे 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। तो मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 6 छोटे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी चीज को हम पिघलाकर कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे गोले को पिघलाकर दूसरा छोटे छोटे गोले बनाते हैं, तो उसका क्या निकालते हैं आयतन, यानी जिसका जो बड़े वाले का आयतन होगा उसी से निकाल कर हम लोग छोटे छोटे वाले का आयतन, तो इन दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं। देखिए अब गोले का आयतन क्या होता है, ये याद होना चाहिए कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, गोले का आयतन। आगे देखते हैं 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। ये 4/3 पाई आर क्यू यानी बड़े वाले का कितना है 10 का क्यू कितना होता है 1000 हो जाता है। ठीक है, बराबर 4/3 पाई, पाई का पहले क्योंकि छोटे वाला का निकालना कितना 125 बना रहा है ना, तो ये हो गया आर क्यू इंटू में 125 बना रहा है। चलो अब इसको हम कट कर देते हैं। अगर काटते हैं तो देखो ये 4/3 कट जाएगा, 4/3 पाई से पाई खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100 और 0 ये हो गया, फिर 25 बचेगा, फिर 5 से कट जाएगा 8 बार में, यानी आर क्यू बराबर 8 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी छोटे वाले आर का वैल्यू 2 आ गया। चलो अब ये आगे यही कह रहा है कि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल गोले यानी पहले वाले का, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 6 छोटे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ही होता है। ठीक है, इसका 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। चलो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ बड़े वाले क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, आर के जब बड़े वाले पे कितना है 1000, यहाँ पर लिख देंगे। स्क्वायर करेंगे तो यानी 10 का ये हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, और छोटे वाले के निकालते हैं 4 पाई आर का कितना है इसका वैल्यू इंटू में 2 इंटू 2 हो जाएगा, और कितना बन रहा है भाई का 6 बना रहे हैं, 6 से गुणा कर देंगे, बस निकाल देंगे। देखो 4 पाई से 4 पाई खत्म, यहाँ पे कितना 10 10 100 हो गया। तो 100 को अगर हम काटते हैं 4 से तो आ जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 25/6। कहाँ है 25/6? ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगर इसको अगर एक और तरीके से बना सकते हैं उसको भी तरीके को मैं बता सकता हूँ, जो इसका सेकंड अप्रोच तरीका है। अगर देखिए उसको अगर बनाना है तो वैसे कैसे बनाएंगे, देखो
और इजी है। जैसे मान लो कि हमने लेट, मान लो कि बड़े वाला जो है ना, बड़े वाले का आयतन हमने जैसे मान लिया कितना 125 है, ठीक है, और छोटे वाला एक ही बना रहा है, क्योंकि दोनों का एक का क्यूब करिएगा तो वही होगा, क्योंकि 125 एक में 125 से करिएगा तो वही होगा। और इसका मान लो कि हमें आर निकालना है, तो देखिए कभी भी अगर क्यूब से छोटे आते हैं ना तो इसका क्यूब निकाल देते हैं। अगर इसका आर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, इसका आर निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये होगा 1। अब इसी का हमें क्या करना है, अब इसका जैसे मान लो कि अभी हम आयतन से वॉल्यूम से नीचे आए थे, ठीक है, और फिर यहाँ से जाना हमें क्या स्क्वायर में, यानी क्या हमें टोटल सरफेस एरिया में जाना है। टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 25 का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये छोटे वाला का वैल्यू दे रखा है कितना 6 दे रखा है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 25 6 ऑप्शन नंबर है। ऐसे ही बना सकते हो, बस समझना है कि ऐसे चीज़ें कैसे हो रहा है, इसको भी समझ को इसे बना सकते हो। बाकी फार्मूला वाला बता ही दिया, अगर फार्मूला वाला आ रहा है तो फार्मूला वाला बना सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल है, उनमें से 20% पुरुष है, 50% महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं, तो उनका औसत वजन क्रमशः इतना इतना है, तो समूह का औसत वजन ज्ञात करें। ऑलरेडी बता रखा था पिछले वाले शिफ्ट का, सेम वैसे ही सवाल है, लिख लेते हैं। यहाँ पे है मेल फीमेल चाइल्ड। मेल कितना है, उनमें से 20% पुरुष है, फीमेल 50 है, तो 50 20 70, तो चाइल्ड 20 30 हो गए। चलो यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इनका औसत वजन दे रखा है, मेल का 45, फीमेल का 50 और बच्चे का 50। एक तो ऐसे जब एवरेज निकालना है तो कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, और सबको ऐड करके फिर जितने ऊपर वाले संख्या को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। वो तो होता है बेसिक, वो भी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटा छोटा है तो बेसिक लगा के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट हम इसे डेविएशन मेथड से बनाएंगे। लेट मैंने एवरेज 50 मान लिया, ठीक है, एवरेज मैंने 50 मान लिया। अभी 50 से कितने कम है, -5, कितने पे कम है तो 2 पे कम है। ये देखिए 50 से कितना ज़्यादा है 0, यानी 0 ज़्यादा है कितने पे 3 पे, तो यानी 0 होगा, तो इससे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें कितना माना है 50, ये कितना आ रहा है 10, 10 आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है, कितने लोगों में बटेगा 5 2 7 3 10, यानी 10 लोगों में बटेगा, यानी कट के कितना आ रहा है -1, यानी जो भी एवरेज होगा उसमें से -1 कर देंगे, 50 में से -1 कर देंगे 49। कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। तो डेविएशन से भी बना सकते हैं, बाकी बेसिक मेथड तो होता ही जो मैंने अभी स्टार्टिंग बताया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक रसोइया प्रति माह 8400 रुपये अर्जित करता है, यदि वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्च कर देता है तो एक वर्ष के 1/4 समय में कितनी बचत करेगा। सेविंग है भाई साहब, हमारे जो रसोइया काम करते हैं 8400 रुपये प्रति महीने इनको मिलता है, ठीक है। कह रहा है क्या, इसमें से इसका कितना 60% खर्च कर देते हैं, तो बचाते कितना है 40%, 40/100 लिख देते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो 4/10 को, ऐसे भी लिख सकते हो 2/5, इतना बचाते हैं, ठीक है भाई साहब। अब ये बचाते हैं, पूछा क्या है यहाँ पे देखो, तो ये एक वर्ष में पहले, यानी एक वर्ष तक तो ये, यानी समझो कि अगर मान लो कि अगर 1 साल में बचाना है तो इंटू में 12 कर देंगे, 1 साल के लिए बचाते हैं। बट लेकिन एक चीज इसमें और एक चीजें पॉइंट कर दिया है, बहुत बढ़िया चीज है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो गए। 1/4 समय में कितनी बचत होगी, जो ये 12 महीना होगा ना, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होगा, इस 12 महीने के 1/4 निकाल देना है, इंटू में 1/4 में कितना बचत होगी, बस इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा टाक। देखो काटे, यहाँ पे देखो काटते हैं भाई साहब, 5 से काट दो तो ये होगा 5 एकम 5 34, फिर 5 छके 30, 4 5/40 0, 1680। फिर अगर मान लो इसको 4 से काट देते हैं 3 बार में, 4 3 12, अब 3 दूना 6, अब इसको गुणा कर देते हैं 1680 में 6 से 0, 8 छक्के 48 के 8 हाथ में 4, 16 छक्के 96 और 4 100, यानी 10 80 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। पात्र में पानी तब तक डाला जाता है कि जब तक पानी पात्र के 2/3 भाग तक भर न जाए। पात्र में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन निकालना है। शंक्वाकार आयतन, शंकु का आयतन आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे हम लोग शंकु बना लेते हैं। एक तो ये हो गया शंकु, भाई चित्र पर मत जाना, फीलिंग पे समझना है, ठीक है। ये रेडियस हो जाता है, ये हाइट हो जाता है, स्लेंट हाइट हो जाता है, एल जिसको निकालते हैं। पहले 2-3 चीज़ें मालूम होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, πr/r+l, ठीक है। उसके बाद से आता है क्या, वॉल्यूम 1/3 πr²h, यही निकालना है हमें, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ जो दे रखा है वहाँ भर देते हैं। त्रिज्या कितना दे रखा है 31, हाइट कितना दे रखा है 45,
स्लेंट हाइट की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। देखिए वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालते हैं 1/3 पाई, क्योंकि पाई का ऐसे ही रख देंगे क्योंकि पाई ऑप्शन में भी पाई है। पाई आर इसका मान कितना है 31, 31 इंटू 31, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, उसके बाद एच कितना हो गया 45, और कितना इसी का 2/3 निकालना है जब तक भर ना जाए, यानी 2/3। जैसे यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये पूरा है, इसको पूरा से पानी से भरना है, बट हमें क्या जब तक इसको नहीं करना है कि 2/3 ही भरे, ज़्यादा नहीं भरना। जैसे इतना मैंने भर दिया तो इसी का आयतन निकालने के लिए 2/3 से गुणा कर देंगे बस। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। देखो 3 से काट देंगे इसको, कितना बार चल जाएगा 15 बार में। फिर 3 से अगर काटते हैं तो कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखो 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, पाई पाई है तो बस यहाँ पे कितना 96 10 पाई हो जाएगा। आंसर क्या है 96 10 पाई, 96 10 पाई, ऑप्शन नंबर डी। इजी सवाल था, कुछ नहीं था, बस ये भूल जाने के लिए दिया था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि भाई 2/3 क्या है, लग रहा है कुछ नया चीज़ तो नहीं पूछ दे, कुछ नहीं था, उसी का उतना निकालना था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉबिन और वरुण मिलकर एक हॉल को 6 दिनों में पेंट कर सकते हैं। रॉबिन अकेले 42 दिनों में पेंट कर सकता है, तो वरुण अकेले इसे कितने दिनों में करेगा। चलो भाई साहब, ये है रॉबिन और ये है वरुण, ये दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। फिर भाई साहब आते हैं रॉबिन, ये अकेले 42 दिन में कर रहे हैं। देख रहे हो किस लेवल का डेडिकेशन है, 2 लोग मिल रहे हैं तो 6 दिन में हो जा रहा है, अकेले दे दिया भाई को तो 42 दिन लग जा रहा है। चलो भाई साहब, ये हो गया, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 42, 6 7 42, 42 एकम 42। चलो आगे देखो क्या कह रखा है, पूछा क्या वरुण अकेले कितने दिनों में पेंट कर सकता है। यहाँ पे देखो वरुण अकेले इसे कितने दिनों में पेंट कर सकता है। चलो निकालते हैं। रॉबिन का एफिशिएंसी 1 है, तो रॉबिन का एफिशिएंसी यहाँ पे 1 रख देंगे, और ये दोनों लोगों का एफिशिएंसी 7 है, तो वरुण का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 6। बस टोटल काम क्या है 42। वरुण कितने दिन में करेगा 6 के एफिशिएंसी से करेगा कितना 7 दिनों में। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर 7 यानी बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या कह रहा है, अरविंद की आयु 40 वर्ष है और आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी। देखो यहाँ पे हो जाएगा अरविंद भाई साहब, ये डबल है यानी आशा, इनका क्या दे रखा है, अरविंद का आयु कितना है 40, आशा का आयु कितना है 25। अब से कितना, अब से कितने वर्ष बाद पहले, यानी पीछे जाना है, हमें पीछे जाना है कि आशा की आयु, अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी। अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी, बस यहाँ पे लिख देते हैं। अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी, अगर आशा की आयु 1 है तो अरविंद की आयु कितना हो जाएगी 4। अब कुछ नहीं करेंगे, देखो जब भी अगर 2 लोग होते हैं ना, तो 2 लोगों का जो एज का डिफरेंस होता है ना हमेशा, जैसे मान लो मैं हूँ और मेरा भाई सब सुहेल है यहाँ पे बैठा हुआ है, हम दोनों का डिफरेंस देखो 5 साल है। तो क्या लगता है कि आज से 20 साल बाद हम लोगों का डिफरेंस बढ़ जाएगा, एज का डिफरेंस 5 साल ही रहेगा। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे मैं 22 साल का हूँ और ये मान लो कि अभी 27 साल का है, कितना हो गया इन लोग का, अगर मान लीजिए हम लोग डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस है। आज से 20 साल बाद वही होगा कि मैंने आज से 20 साल बाद मैं 40 साल का हो जाऊंगा, ये 47 साल का हो जाएगा। तो दोनों का एज का गैप जो होता है सेम होता है। यहाँ पे देखो कितना है 15 का है, यहाँ पे कितने का है 3 का है, तो बस बराबर कर देते हैं हम। देखो यहाँ पे अगर 15 का है तो इंटू में कितना कर देंगे 5, तो इस इधर भी 5 से करना पड़ेगा, इधर भी 5 से करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 5। अब यही तो पूछा है कि अब से कितने वर्ष पहले, यानी पहले 40 था, अब कितना हो जाएगा 20, यानी कितना कम हो रहा है 20 वर्ष। यही तो हो जाएगा आंसर, 30 वर्ष का है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे 5 होगा, 50 में गलती से लिख दिया था, यहाँ पे कितना होगा 5 होगा। तो अब यहाँ 25 था और यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना है यानी 20 वर्ष, क्योंकि देखो एज का डिफरेंस सेम ही सेम है 20 वर्ष। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 29 मिनट के अंतराल पर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर से और विपरीत दिशा से आ रहा है एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है, तो अरविंद की चाल ज्ञात कीजिए। इससे रिलेटेड पिछले मैंने शिफ्ट में करा दिया था सवाल, देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे यहाँ ये लाइनिंग है, चलो मान लो कि ये रास्ता है, ये फिक्स है दूरी हमारी, डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ पे टैक्सी यहाँ से चलती है, यहाँ से आदमी आता है। आदमी क्या, आदमी उधर से चल रहा है तो कितना आ गया, आदमी मान लो 12 मिनट में यहाँ आ गया, आदमी 12 मिनट में आ गया। टैक्सी चल रही है यहाँ पे, टैक्सी 29 मिनट में जा रही है, तो मान लो कि यहाँ तक आई है और उसको कितना इधर कवर करना है टैक्सी को। तो देखो ये 12 मिनट कवर कर दिया है, तो 29 में से 12 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 7 और 1 यानी 17। टैक्सी को कितना मिनट लगेगा 17 मिनट। बस यही डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, तो टाइम का इन्वर्स हो जाता है क्या स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस और कांस्टेंट है, तो यहाँ पर टाइम देखो टैक्सी हो गया, यहाँ पे मैन हो गया, आदमी हो गया, ठीक है।
तो यहाँ मान लो टैक्सी का टाइम कितना है 17, आदमी का टाइम कितना है 12, तो स्पीड क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। चलो स्पीड हो जाएगा 12 और 17। बस यहाँ पर एक चीज़ है कि ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है अंतर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। यानी टैक्सी कौन चलती है, टैक्सी। टैक्सी का स्पीड दे रखा है 54 किलोमीटर आवर, यानी 54, ये 12 का मान है, टैक्सी 12 का मान है। अब निकालना है आदमी की चाल, यानी 17 का मान निकाल देना है बस। अब गुणा कर देते हैं, 12 से गुणा करते हैं, 12 चौका 48, यहाँ पे कितना आ गया 6, यानी पॉइंट 12 पचे 60, इंटू में 17 गुणा कर दें तो 17 पचे 85 के 5, 17 पचे 85, 5 और हाथ में 8, 17 चौका 68 और 8, 76.5 किलोमीटर पर आवर होगा कितना, आदमी का स्पीड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेची, जिससे जिसे 100% का लाभ हुआ। उसे 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। देखो यार एक ही सवाल है, क्योंकि जब भी अगर यहाँ पे ये प्राइस सेम होता है ना तो इन्वर्स हो जाता है, जो सीपी और एसपी का रेशियो होता है इन्वर्स हो जाता है। यहाँ पे सीपी होगा एसपी होगा। अगर मान लीजिए 100% का लाभ हो रहा है, 100% का लाभ मतलब क्या होता है, यानी कोई सामान एक से क्या हो रही है, 2 का हो रही है, 100% का लाभ हो रहा है। ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, तो इन्वर्स हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बस यही तो पूछा है, बोला क्या है कि एक विक्रेता ने कितना 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेची, 1 रुपये में कितना बेच रहा है 4, तो खरीदेगा कितना, तो 2, 1 का वैल्यू 4 है तो 2 का वैल्यू 8। यही तो पूछा है कितना चॉकलेट खरीदी, तो 8, ऑप्शन नंबर डी। ये भी कोई सवाल नहीं था, एकदम इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ये सवाल बढ़िया है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित का बंटन का माध्य निकालना है। क्योंकि अगर माध्य निकालना होता है ना, जैसे एवरेज टाइप का निकालते हैं हम लोग, क्या कि जैसे इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, और टोटल जितने विद्यार्थियों है ना उसको ऐड करके फिर उसको डिवाइड करते हैं। तो सोचो यार कि 19 को 63 से गुणा करना है, फिर 36 को 62 से गुणा करना है, 60 को 59 से गुणा करना है, फिर 69 को 70 से गुणा करना है, 85 को 70 से गुणा करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो करना, नहीं तो ये सारे लोगों को उतना ही टाइम लगता है। ठीक है, बस इस पे एक बेस्ट अप्रोच क्या दे रखा है जो समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे 54 दिया, यहाँ पे 34 दिया, यहाँ पे 77 दिया, यहाँ पे 52 दिया, यानी सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, बस इन दोनों का सेम सेम है। अगर हम यूनिट डिजिट से जा रहे हैं तो अगर इन दोनों में से कोई एक आ गया तो नहीं हो पाएगा, बट अलग आ गया तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यूनिट डिजिट से आसान है। अगर ऐसे बनाओगे बेसिक से तो बहुत टाइम लगेगा। अगर ऐसे सवाल आप लोगों को नहीं मालूम है तो एग्जाम में भाई छोड़ना ही बेटर होता है, क्योंकि बेसिक से तो बना सकते हो, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके उसका करके फिर डिवाइड करके आ जाएगा। बस वो होना चाहिए कि आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है ना बहुत फास्ट होना चाहिए। बट लेकिन देखो वैसे मान लो आपको कैलकुलेशन स्पीड अभी फास्ट नहीं है, बट सोचो कि इसको कौन कम समय में कैसे करें, वो बेस्ट अप्रोच में बताता हूँ। देखो बेस्ट अप्रोच क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हम लोग यूनिट डिजिट से खेलते हैं, 9 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 3 27, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 6 को 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, यहाँ 2 आ जाएगा। 0 को 9 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। 9 को 7 से गुणा करेंगे कितना, 9 7 63, 3 आ जाएगा। 8 को 0 में 5 को 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। बस ये आ गया। टोटल कितना एड ऑन कर देते हैं, 7 2 9 3 12, 12 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 2। ठीक है, और नीचे नीचे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, जितना विद्यार्थियों की संख्या इनको। देखिए यह 3 2 5 और 9 9 5 14 यानी 4, फिर कितना हो जाएगा 7 4 11 यानी 1। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे कौन ऐसा संख्या होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 2 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने के पे 2 मिल जाए। अगर लेट में यहाँ पे 4 को 1 में अगर 4 से गुणा करूंगा तो 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी 4 नहीं होगा। यहाँ यानी 4 वाला तो दोनों ऑप्शन खत्म, बचा क्या 7। अगर मैं यहाँ पे 7 रख रहा हूँ तो क्या 1 को अगर मैं 7 से गुणा करूंगा तो 2 आएगा, तो नहीं आएगा, यानी 7 वाले भी ऑप्शन फेल हो गया। तो बचा क्या है हमारे पास 2, यानी यूनिट डिजिट 2 होगा। जो भी ऑप्शन आएगा ना आंसर होगा यूनिट डिजिट, यानी 2 को रखेंगे 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। बेसिक बनाने की जरूरत नहीं, अगर ये नहीं मिल रहा है तो फिर वो अपना बेसिक तो है ही है, उसे से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज के 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन खत्म होने के पहले सबसे पहले मैं बता दूं रेलवे गणित के बारे में, जो हमारा सेकंड एडिशन लॉन्च हो चुका है। फर्स्ट एडिशन का रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है एकदम। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोगों का भी जैसे इसका इंग्लिश मीडियम है जो फर्स्ट एडिशन का, उस पर ऑफर आ रहा है, ऑफर ऑलरेडी है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि देखो सेकंड एडिशन में ये है ना कि इसका जो अभी प्रीवियस में जितने सारे आरआरबी वाला एग्जाम हुआ ना, सबका कंटेंट हम लोग क्या किए हैं, कंपाइलेशन करके इसमें अपडेट कर दिए हैं, जिससे ये बुक और तगड़ा हो गया है। देखो बुक में क्या क्या आप लोगों को मिलता है कि टाइप वाइज लेवल वाइज इसमें रहता है, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, स्मार्ट अप्रोच एंड शॉर्ट ट्रिक्स इसमें मिलते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे शॉर्ट ट्रिक्स, ये चीज़ें इसमें अवेलेबल रहते हैं। मतलब तगड़ा है, इसको सोल्यूशन भी तगड़ा है, और बहुत कम समय, बहुत कम, मतलब सोचो 299 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी। तो अगर इस बुक को आपको मंगाना है तो अमेजन से, फ्लिपकार्ट से मंगाइए,
और आपकी तैयारी जो है इस बार, जैसे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का मेंस भी होने वाला, अंडर ग्रेजुएट आने वाला है उसका भी मेंस होगा। जैसे अभी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन भी आ गया है, उसके बाद से आप लोगों का भी क्या है, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो ये बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो आप लोग आराम से, ये डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग क्लिक करके इस बुक को बाई कर लीजिए, ठीक है। बाकी आज का प्रिंटेबल पीडीएफ हमारे वो चैनल पर मिल जाएगा। कौन से चैनल? द विनर्स ऑफिशियल में, द विनर्स ऑफिशियल टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा आपका। डेली का मैं जो भी पढ़ाता हूँ वहाँ पे पीडीएफ दे देता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलता है, अच्छी चीज़ों आप लोगों को मिलता है कि हाँ सर बाकी बढ़िया चीज़ें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि उसको पढ़ के अपना मोटिवेशंस भी आता है कि हाँ बच्चे का रिस्पॉन्स अच्छा है, फिर हिम्मत आती है आगे काम करने के लिए। और अच्छी लग रही है तो वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।